हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 11th का जो जैक बोर्ड का पेपर है 2024 का, जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है केमिस्ट्री का MCQ, उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अभी क्लास 11th का जैक बोर्ड का एग्ज़ाम का तो डेट नहीं आया, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक में हो जाए, तो उसी को लेकर हम लोग आए हैं यहाँ पर। और हम लोग इस तरह के सवाल को देखेंगे, किस तरह का सवाल पूछा जाता है उसको सॉल्व करेंगे, और हम लोग समझेंगे कि आपका इस साल जो 2025 में एग्जाम होगा उसमें किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पैटर्न तो सेम रहेगा आपका, 1 घंटा टाइम दिया जाएगा आपको, फुल मार्क्स 40 होगा, मतलब आपके पास 40 MCQ क्वेश्चन होगा। कितना MCQ क्वेश्चन होगा? 40। ठीक है, जिसमें से कोई एक सही होगा उसमें आपको टिक करना है। ठीक है, अब ये देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें 40 MCQ है, सारा क्वेश्चन कंपलसरी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, गलत करने पर किसी भी तरह का कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मीथेन इज। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन मीथेन, मीथेन क्या होता है? CH4। अब कार्बन उसमें कितना है? 12 ग्राम, या फिर 12 U लिखते हैं। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 U होता है। 4 का है तो कितना हो जाएगा? 4 ग्राम, या सिर्फ 4 ही हो जाएगा। परसेंटेज पूछा है तो कार्बन कितना परसेंटेज हुआ? देखिए 12 डिवाइडेड बाई टोटल कितना होगा? टोटल होता है 12 + 4 मतलब 16। ठीक है, तो 12/16 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना होगा? 4/16 इंटू 100 हो जाएगा। तो देखिए 4 × 12, 4 × 16, 4 का टेबल सही कर दिया 25 बार में। 25 दिया कितना परसेंट हो गया? 75%। 75% कार्बन। हाइड्रोजन सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, आप सॉल्व कीजिएगा तो अपने आप 25% आ जाएगा। तो C नंबर ऑप्शन हो गया। पहला का क्या हो गया आंसर? C हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इंपेरिकल फार्मूला बोला है CH3COOH। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा। देखिए मोलिकुलर फार्मूला जो है उसको हम लोग इंपेरिकल फार्मूला का होल n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, तो ये क्या लिखा हुआ है? कार्बन इसमें 2 गो है, हाइड्रोजन इसमें 4 गो है, और ऑक्सीजन इसमें 2 गो है, C2H4O2। इसको यदि हम लोग CH2O का होल 2 लिख देते हैं तो भी ये यही रहेगा। तो मतलब ई था मेरा मोलिकुलर फार्मूला, उसको इंपेरिकल फार्मूला का होल n के फॉर्म में लिख दिए। इसका मतलब इसका जो इंपेरिकल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? CH2O हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? CH2O। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, विच आर द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एज 12 ग्राम मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम का 12 ग्राम दिया गया है, बोला सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो मैग्नीशियम का मोल निकाल लीजिए सबसे पहले। ठीक है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम बराबर 12 डिवाइडेड बाई 24। देखिए मैग्नीशियम का दिया हुआ ना 24, तो 24 U दिया हुआ है। जब हम लोग मोल निकालेंगे तो 24 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 ग्राम। तो 12/24 मतलब 1/2 मोल हो गया। अब एटम निकालना है, तो एटम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ एटम्स यदि निकालना हो, सिंपली एलिमेंट दिया हो इस तरह से, तो इसको Na से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 इंटू Na होगा। तो देखिए यदि Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। मतलब आपको सिर्फ निकालना है मोल, जिसमें आधा मोल आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 12 ग्राम दिया हुआ है, तो 12 डिवाइडेड बाई 12, कार्बन का 12 होता है, तो 1 मोल आएगा इसमें। ये 24/12 होगा, मतलब इसमें 2 मोल आएगा। ये 20 है, कैल्शियम कितना है? 40, तो 20/40, इसी में आधा मोल आ रहा है। इसमें 40/40 आ रहा है, 1 मोल आ रहा है, तो आधा मोल किस में आया? तो आधा इंटू Na होगा, तो 20 ग्राम कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग के पास वो क्या है, क्वेश्चंस में दिया गया है आपके पास कि व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोलालिटी का जो फार्मूला होता है ऊपर में क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम हो रहा है, मोलालिटी नहीं, मोलारिटी में होता है। मोलालिटी बोला है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। यदि ग्राम में लिखते हैं तो इंटू क्या करना पड़ेगा? 1000 करना पड़ेगा। तो देखिए 500 ग्राम दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि वेट दिया हुआ है, मोल्स निकालना है। तो 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस है, तो मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ HCl कितना हो जाएगा? 18.25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 18.25 डिवाइडेड बाय कितना? HCl का कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 37.5, मतलब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 35.5 होता है ना क्लोरीन का, 35.5। यहाँ पे हो गया 0.5, यहाँ पे हो गया 5 1 6, 36.5, 36.5। अब इसको यदि आप ध्यान से देखें तो 18.5 जो है इसका डबल दिया हुआ है, इसे क्या है? डबल। तो यहाँ पे क्या होगा? 18.25 का ये डबल हो जाएगा, मतलब 1/2 मोल आ रहा है। तो बस 1/2 मोल, फार्मूला पुट कर दीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई कितना? 500 इंटू कितना? 1000।
तो यहाँ पे यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 500 का टेबल सी कितना बार में कटेगा, 2 बार में, बचा 1/2 गुना 2, 2 से 2 कट गया, 1 मोलालिटी आ गया। बी नंबर ऑप्शन हो गया। कितना हो गया, 1 मोलालिटी हो गया, मतलब 1 मोलल, इसको हम लोग बोलते हैं 1 मोलल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है द सीरीज ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में कौन अपीयर करता है, तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो विजिबल रीजन में आता है बाल्मर सीरीज। कौन सा सीरीज आता है, बाल्मर सीरीज। लाइमन, बाल्मर, लाइमन में यूवी होता है, यूवी रीजन होता है, ध्यान में रखना, अल्ट्रा वायलेट। बाकी सब में इंफ्रारेड होता है, बाकी सब में क्या होता है, इंफ्रारेड होता है, याद रखना। मान लीजिए बाकी सब में पूछ दिया तो याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2p ऑर्बिटल हैव द वैल्यूज 2p। देखिए यदि कहीं यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है तो पहले जो लिखा रहता है वो n लिखा रहता है, बाद में जो लिखा रहता है वो l लिखा रहता है। तो n हो गया 2 और p के लिए जो l होता है वो होता है 1, s के लिए जो l होता है वो होता है 0। तो 2p लिखा हुआ है तो n बराबर हो गया 2 और l बराबर हो गया 1। तो n बराबर 2 और l बराबर 1। देखिए e है 2s, e पॉसिबल ही नहीं है, e है आपका 1s। ठीक है, 1 में सिर्फ s पॉसिबल है, वही जो l बराबर 2 लिखा हुआ है ना वो है d के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन था आपके पास वो क्या है, ध्यान दीजिए। विच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स लेस रूल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन इंटर द सब सेल दैट हैज लीस्ट एनर्जी। जिसके पास लीस्ट एनर्जी होता है कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, तो ये यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो पॉली एक्सक्लूजन, अफबू प्रिंसिपल, हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आता है। अफबू प्रिंसिपल n+l रूल का फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन को फिल करने का मतलब काम करता है कि जिसका एनर्जी कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, बाद में उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन इन Fe2+ आयंस। तो Fe2+ एटॉमिक नंबर 26 दिया हुआ, तो पहले Fe का एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो क्या होता है, आर्गन 4s2 3d6, 4s2 3d6 होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको Fe2+ करना है। 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा, डी से नहीं निकलेगा। किससे निकलेगा, 4s2 से, क्योंकि ये 4 है, आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक याद रख लीजिएगा। इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 ही एक्सेप्शन है 30 तक में, एक है कॉपर और एक है क्रोमियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है। लैम्डा बराबर होता है h/mv, लैम्डा बराबर होता है h/mv। तो लैम्डा पूछा है आपसे, व्हाट विल बी द वेवलेंथ। तो h का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, वो होता है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, और नीचे m/v लिखा हुआ है, तो मास कितना है 0.1। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है और 10 मीटर पर सेकंड ये भी स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया गया है। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 और 0.1 मिलकर खत्म हो जाएगा। तो सिंपली जो बचेगा वो क्या बचेगा, जो आंसर है ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा 6.62 × 10⁻34। ठीक है, तो 6.62 × 10⁻34 किस में दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन देखिए। अब बोलेंगे सर यहाँ 6.626 लिखा हुआ, हाँ तो 3 डिजिट तक लिख लिया वैल्यू, तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वही आ जाएगा, क्योंकि m/v मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, 1 हो गया। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h। द जनरल, देखिए क्वेश्चन क्या है, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 d 1 से 10 ns 0 से 2। ये ध्यान में रखना है, s में 0 से 2 तक इलेक्ट्रॉन और n-1 d में 1 से 10 तक का इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में विच एलिमेंट है द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यदि किसी का है तो वो है क्लोरीन। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, याद रखिएगा। पूरा पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन का है। इसका आंसर तो हो गया क्लोरीन। फॉर ए गिवन प्रिंसिपल लेवल n बराबर 4 द एनर्जी लेवल ऑफ इट्स सब सेल इज इन इट्स ऑर्डर। तो एनर्जी लेवल किस तरह से होता है, 4s 4p 4d 4f। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो किसका होगा, ठीक है 4s है 4p है 4d है 4f है। तो सबसे ज़्यादा n+l वैल्यू किसका होगा, 4f का होगा। मतलब 4s का कम होगा 4p से, 4p का कम होगा 4d से। ठीक है, किसी को डाउट है तो n+l निकाल लीजिए। इसमें 4 + 0 होगा, n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू 0 है। इसमें 4 + 1 होगा, इसमें 4 + 2 होगा, इसमें 4 + 3 होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर क्या है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस में सेम होगा, तो देखिए पोटेशियम 19 नंबर पर है, यहाँ दिया हुआ है, प्लस लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस है तो 18 हो गया। कैल्शियम 20 नंबर पर है, ठीक है, ई यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, गलती लिख दिया, कैल्शियम 20 नंबर पर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 18 होगा। स्कैंडियम 21 पे होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 18 होगा। क्लोरीन आपका 17 नंबर पर है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 18 होगा, यही आंसर होगा आपका, क्योंकि बाकी सब में अलग अलग है। देखिए ये 18 नंबर पर है, ये 10 नंबर पर है, ये रिजेक्ट हो गया। सेम उसी तरह K+Cl- तो ठीक है, लेकिन ये 10 पर है तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट, इस सबका 10 है लेकिन इसका 18 है तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए लीनियर शेप। लीनियर मतलब एक लाइन में होता है, BeCl2 हाइब्रिडाइजेशन इसका sp होता है, BCl3 ऐसे होता है, CCl4 टेट्राहेड्रल होगा और PCl5 जो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या है ध्यान दीजिए, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो होता है म्यू होता है Q/D। तो चार्ज का यूनिट होगा कूलम इंटू मीटर। कूलम मीटर होता है या फिर डिवाई बोलते हैं उसको, यहाँ पर कूलम दिया हुआ है, फैराड दिया हुआ है, डिवाई, कूलम मीटर या फिर डिवाई। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। बेंजीन होता कैसा है, देखिए इस तरह से बेंजीन बना हुआ होता है, डबल बॉन्ड एक एक करके होता है, सब में एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब इसमें यदि हम सिग्मा और पाई काउंट करने जाएँ तो सिग्मा और पाई कितना हो जाएगा, ये पूरा रिंग में यदि हम पहले काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर 7 8 9 10 11 12, तो 12 सिग्मा और पाई जो है वो कितना है, डबल बॉन्ड जो 1 2 3, पाई कितना हो गया 3, 12 सिग्मा 3 पाई हो गया 12 सिग्मा और 3 पाई हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सेट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर O2 O2+, O2+, O2-, O2-। अब देखिए किसका करेक्ट सेट होगा बोल रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक। O2 जो 2+ है और O2 2- है, देखिए O2 पहले O2 से O2+ आएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग, अब सीखे यदि होंगे तो इलेक्ट्रॉन हम लोग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करके भरते हैं 16 के केस में, इस तरह से। इसमें एक बॉन्डिंग होता है और एक एंटी बॉन्डिंग होता है, ये एंटी बॉन्डिंग होता है, ये भी एंटी बॉन्डिंग होता है, सब एंटी बॉन्डिंग होता है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये O2 के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए जहाँ स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग कौन कौन हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब O2+ जैसे होता है तो O2+ में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो कहाँ से निकल रहा है, एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है। एंटी बॉन्डिंग से यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। फिर O2 2+ का निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर फिर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। O2- यदि ऐड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घट जाता है, तो इसका कितना हो जाएगा 1.5 और O2 का हो जाएगा 1, एक और कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, O2 2+, उसके बाद किसका दिख रहा है, O2+, तो बी नंबर ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन दिया है कि द बॉन्ड एंगल इन पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोन कैसे होता है, देखिए पहले पेंटागोन बनाइए, इस शेप है पेंटागोन का, बाइपिरामिडल का बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सब कोई बॉन्ड बनाएगा 5 गो इस तरह से, बीच में आपका सेंट्रल एटम होगा, बीच में क्या होगा, सेंट्रल एटम, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। अब इसमें बॉन्ड एंगल का यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन सा बॉन्ड एंगल होगा, पेंटागोन है, ठीक है, तो 72 डिग्री होगा। और जब परपेंडिकुलर होगा ये दोनों, ये सोच रहे होंगे आप ये टिल्टेड नहीं है, ये दोनों टिल्टेड है, देखिए इस तरह से, और ये 90 डिग्री बना होगा, मतलब एक ऐसे है और एक ऐसे है, 90 डिग्री है, तो 72 और 90 डिग्री तो पाया जाएगा। 180 डिग्री भी होता है लेकिन 180 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, तो 72 और 90 डिग्री हो जाएगा। ये टेट्राहेड्रल में होता है 120 और 90 डिग्री,
किस में होगा आपका, तो देखिए ये वाला शेप में हो जाएगा 120 और 90 डिग्री। TBP में होता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में होता है, ठीक है। तो आपका 18 का जो है सी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन में करेक्ट क्या है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर जो होता है उसका चेंज जीरो होता है, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। याद रखिएगा, आइसोथर्मल पूछ लिया तो डेल्टा टी जीरो, आइसोबैरिक पूछा बार लिखा हुआ दिखे, प्रेशर का यूनिट होता है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, डेल्टा पी जीरो होगा। आइसोकोरिक पूछ दिया मतलब वॉल्यूम जीरो होगा। एडियाबैटिक पूछ दिया तो डेल्टा क्यू जीरो होगा, हीट का जो एक्सचेंज होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, 2Cl गैस, Cl2 गैस में बन रहा है, तो साइन ऑफ डेल्टा एच पूछ रहा हूँ, डेल्टा एच। देखिए Cl पहले दो था अलग अलग, अभी दोनों बॉन्ड बना लिया, Cl और Cl मिलकर बॉन्ड बना लिया। तो बॉन्ड बनाने का जो प्रोसेस होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है। रिलीज होता है मतलब डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा, तो डेल्टा एच हो गया आपका लेस देन जीरो। दूसरा डेल्टा एस पूछ रहा है, एंट्रोपी का बात कर रहा है। तो देखिए पहले डिग्री ऑफ जो रेंडमनेस था वो ज़्यादा था, अलग अलग जगह पर था। अब दोनों बॉन्ड बना लिया तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस क्या हो गया, कम हो गया। और एंट्रोपी पता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस कम होता है तो नेगेटिव हो जाता है। या फिर इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर इसका जो डेल्टा एन जी है वो कितना था 1, और इधर जो एन मोल है वो कितना है 2, मतलब डेल्टा एन जी जब निकालेंगे तो लेस देन जीरो आएगा हम लोग के पास। इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे कितना है 1, इधर कितना है 2, तो 1 - 2 -1, तो डेल्टा एन जी लेस देन जीरो आ रहा है। इसका मतलब जो डिग्री ऑफ रेंडमनेस है वो कम हुआ है, मतलब पहले ज़्यादा रेंडमली घूम रहा था, अब घूमना कम हो गया है, तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होता है। इन इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, याद रखना है। इसमें से कोई दूसरा चीज़ पूछ दे तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अगला क्वेश्चन है, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है, ध्यान देना है क्वेश्चन क्या क्या बोला है। पहला कंबशन है मीथेन का, देखिए तो कंबशन करते हैं मीथेन का और यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या हुआ, ठीक है। कंबशन करते हैं मीथेन का, CH4 + O2 गिव्स। अब CH4 + O2 यदि है तो उसका जब कंबशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड + H2O। अब इसको बैलेंस करते हैं हम लोग सबसे पहले, तो इसको बैलेंस करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर 2 है, यहाँ पे 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन हो गया 4, इसके कारण यहाँ पे हो गया, ठीक है। पहला कंबशन हो गया। दूसरा कंबशन किसका करना था, तो दूसरा बोला ग्रेफाइट का कंबशन करना है। ग्रेफाइट मतलब कार्बन, ग्रेफाइट मतलब सिंपली क्या, कार्बन। कार्बन + ऑक्सीजन कंबशन करेंगे तो सिर्फ CO2 मिलेगा। और सबसे लास्ट में डाई हाइड्रोजन का बोला है, तो डाई हाइड्रोजन H2, O2 उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा H2O, ठीक है। अब सबका एंथैल्पी दिया हुआ है, मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है। इसका कितना दिया हुआ है, पहला रिएक्शन का, फिर दूसरा का कितना दिया हुआ है, फिर तीसरा का कितना दिया हुआ है। तो इसको रिएक्शन के हिसाब से लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन, इसको दूसरा और इसको तीसरा, तो डेल्टा 1H हो जाएगा, डेल्टा 2H हो जाएगा, डेल्टा 3H हो जाएगा। अब वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है उसको लिखना है। पहला वैल्यू कितना था, -890.3, -890.3। दूसरा जो वैल्यू है वो कितना है, -393.5, -393.5। और तीसरा जो वैल्यू है सेम यूनिट में है तो यूनिट का लेकर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, किलो जूल पर मोल है सबका। -285.8, -285.8, -285.8, एक मिनट, -285 बोला ना, -285.8 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमको पूछा किसका है, हमको पूछा है कि एंथैल्पी का फॉर्मेशन किसका पूछा, मीथेन का पूछा है। अब सोचिए मीथेन बनाना है आपको, तो मीथेन कैसे बनेगा, यदि हम ध्यान दें तो मीथेन का फॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है। तो मीथेन का फॉर्मेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप सोचिए। CH4 बनाना है हमको, क्या बनाना है, CH4। तो देखिए यहाँ पर यदि इस दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला तीसरा इक्वेशन है और जो दूसरा इक्वेशन है, ये दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 को O2 हो जाएगा, ठीक है, 2 को H2O हो जाएगा,
CO2 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये पूरा टर्म देखिए खत्म हो जाएगा। मतलब हम क्या बोले, ध्यान दीजिए, इक्वेशन 2 + 3 कर रहे हैं, उसमें से -1 कर रहे हैं। 2 + 3 में से क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 + 3 में से 1 को माइनस कर रहे हैं और हमको क्या वैल्यू मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो 2 + 3 करें तो क्या क्या आया देखिए, 2 + 3 कार्बन प्लस O2 मिलकर देखिए के को बना, 2 O2 बना, हाइड्रोजन के को बना 2 गो। ठीक, इधर क्या बना, CO2 + 2H2O। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं 1 को, तो ये तो पहले ऐड हुआ, अब माइनस करेंगे तो माइनस में देखिए क्या क्या है, CH4 + 2O2, इधर है CO2 + 2H2O। इक्वेशन के जैसा लिखकर माइनस यदि हम करते हैं यहाँ पर तो क्या क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो E और E तो खत्म, O2 खत्म। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, क्या बचा हम लोग के पास, C + 2H2 - CH4 है माइनस, तो एरो को उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया यहाँ पे क्या हुआ, अब CH4 आ गया, मतलब 2 + 3 करना है, उसमें से माइनस करना है 1 को, 2 + 3 करना है, उसमें से माइनस करना है किसको, 1 को। सिर्फ गौर देने वाला बात यह है कि यहाँ पर ये इक्वेशन लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब हुआ है। ये डाई हाइड्रोजन का दिया हुआ है, मतलब H2 का दिया हुआ है। अब इसको जब बैलेंस करेंगे 2 से यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आप यहाँ पे किए हैं वही काम कर दीजिए। यहाँ पे पहले कार्बन वाला का पार्ट लिख दीजिए, तो कार्बन वाला का डायरेक्टली पार्ट, देखिए सिंपली समझने के लिए लिखा गया है, आप डायरेक्टली ये चीज़ भी लिख सकते थे, C + H2 गिव्स CH4। समझिएगा, C, अभी हम समझा देते हैं, पहले देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे C + H2 गिव्स 2H4, ये सिर्फ समझाने के, एक मिनट, 2H4 में CH4। अब इसको यदि बैलेंस करेंगे तो 2H2 हो जाएगा। आपको लग रहा है सर क्या क्या बता दे रहे हैं, देखिए सिंपली समझिए, C + H2 गिव्स CH4 हो गया। अब इसका जो हीट ऑफ कंबशन बोला गया है, फॉर्मेशन पूछा गया ना, फॉर्मेशन ऑफ CH4 पूछा गया, ठीक है, ΔH ऑफ CH4। अब इसका तो ठीक है, जितना भी वैल्यू दिया गया, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन वाला में क्या है, डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, डबल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब CH4 सबसे लास्ट में दिख रहा है हम लोग को, ठीक। तब यहाँ पे हो गया हम लोग के पास, इसका जो वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, कितना दिया गया था, -C + कार्बन वाला में -393.5, तो -393.5, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का दिया गया है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना दिया गया है, देखिए हाइड्रोजन वाला पार्ट में कितना था, -285.8, तो -285.8 हो गया, प्लस CH4 का जो है वो कितना है, तो CH4 का -890, कितना है, -890.3, तो -890.3, ठीक है। यहाँ पे प्लस इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले फॉर्मेशन निकाल रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन से निकाल रहे हैं, तो पहले इसका हो गया, पूरा रिएक्टेंट वाला पार्ट का हो गया कंप्लीट, माइनस इसका CH4 का, तो इसका वैल्यू कितना था, -890.3 था। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आएगा, -393.5 प्लस माइनस हो जाएगा -285.8 का डबल, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 5 दूना 10 है, 11 के 1 हाथ में 1 हो गया, ठीक है। 8 दूना 16 के 6 हाथ में 5 दूना 10, 11 के हाथ में 8 दूना 16 17 के 7 हाथ में 1 माइनस, और इधर हो गया प्लस 890.3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, दोनों को पहले सेम साइन है तो ऐड करना है, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा -74.8 kJ/mol। आपका कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, -74.8 kJ/mol, एक नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
द कंजुगेट बेस ऑफ H2O इज। अब यहाँ से कुछ कुछ चीज़ दिमाग में बैठाइए। यदि बेस पूछा कंजुगेट बेस तो उसे H निकाल दीजिए, तो H निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा OH माइनस। यही कंजुगेट एसिड पूछा रहता, कंजुगेट एसिड पूछा रहता, ध्यान देना है कंजुगेट एसिड तो H प्लस जोड़ देते, तो H2O में H प्लस जुड़ता तो H3O प्लस हो जाता। ठीक है, ये कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट बेस है OH माइनस। कंजुगेट बेस किसी का भी पूछे, जैसे पूछा NH3 का कंजुगेट बेस तो हम क्या बोलेंगे NH2 माइनस, NH2 माइनस। NH3 का यदि कंजुगेट एसिड पूछ दे तुरंत क्या बोलेंगे NH4 प्लस। ये कंजुगेट एसिड है, ऊपर वाला कंजुगेट बेस है। बेस से H प्लस H बाहर कर देना है, बाहर करेंगे तो माइनस साइन होते हुए बाहर होगा, और जब कंजुगेट एसिड पूछेगा तो H प्लस के साथ आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, स्पीसीज NH3 जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसके पास लोन पेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। जो एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट लोन पेयर, डोनेट लोन पेयर, लुईस बेस का काम है डोनेट करना, NH3 लुईस बेस है। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस बी कन्वर्टेड टू C प्लस डी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब Kc का लिखते हैं तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या है C और क्या है D डिवाइडेड बाय A और B, तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है C कंसंट्रेशन, फिर D कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A और B। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है देखिए, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट पूरी तरह से हो रहा है, pH ऑफ 0.001 मोलर HCl। अब सोचिए कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूटेगा। इसका मतलब यदि हमसे कोई पूछेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है तो हम कितना बोलेंगे 0.0001 मोलर। मतलब इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये कितना लिखा हुआ है 10 की पावर -4 मोलर, 1 2 3 4 है ना, 4, 10 की पावर -4 मोलर। अब जो pH होता है वो क्या होता है, pH होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H के प्लस की जगह 10 की पावर -4, तो -4 एक माइनस पहले से था, -4 बाहर आ गया तो बचा log 10, माइनस माइनस हो जाएगा +4 और log 10 का वैल्यू कितना हो जाता है 1, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शंस 2H2, ये दिया हुआ है। अब सोचिए एडिशन बढ़ाएंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि इक्विलिब्रियम उधर मूव करेगा जिधर डिस्टर्बेंस हुआ है। तो H2 को यदि हम बढ़ाते हैं तो क्या चाहेगा कि H2 कम हो, H2 कम हो तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब रिएक्शन विल प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं प्रोडक्ट के डायरेक्शन में, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान रखना है कि किधर क्या चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, CH3OH यदि बढ़ाते रहते हैं, CH3OH यदि बढ़ रहा होता, देखिए CH3OH यदि बढ़ रहा होता तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा तो जाता बैकवर्ड डायरेक्शन में, इधर जाता बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, HNO3 में नाइट्रोजन का पूछा गया है, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया x, मतलब हाइड्रोजन का हो गया 1, नाइट्रोजन का नहीं पता तो उसको मान लिया x, ऑक्सीजन का होता है -2, कितना ऑक्सीजन है 3, ओवरऑल कितना चार्ज 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +5। HNO3 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है +5 होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस जिस तरह से न्यूट्रल होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, तो खुद रिड्यूस होता है इसका मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है मतलब गेन करेगा, मतलब ये भी सही है, ये गलत है, इसका मतलब नॉट करेक्ट बोला था ना, सी हो गया आपका। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या है, आईपीएसी नेमिंग लिखना है। तो आईपीएसी नेमिंग लिखते समय हम लोग को सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजना होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो हम बात करें लॉन्गेस्ट चेन खोजना होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप देखना होता है, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन। ये प्रायोरिटी है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं देख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड देख रहा है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर कार्बन, 2 3, आगे नहीं जा सकते हैं उधर क्योंकि इधर सिर्फ 5 कार्बन मिलेगा, लेकिन यदि नीचे आते हैं तो हमको 6 कार्बन मिलेगा। कितना कार्बन मिलेगा, 6 कार्बन। इधर से काउंटिंग क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर पर मिल रहा है। कितना नंबर पर मिल रहा है, 2 नंबर पर मिल रहा है, इसीलिए इधर से काउंटिंग है। और 3 नंबर पर यहाँ पर ये ग्रुप मिला, तो 3 पर क्या मिल गया, इथाइल। तो 3 पे क्या मिला, इथाइल, ध्यान देना है, 3 इथाइल। उसके बाद क्या, टोटल कितना कार्बन है, तो 6, तो हेक्स हो गया 2 इन, 3 इथाइल हेक्स 2 इन।
ए नंबर ऑप्शन 3 इथाइल। अब बोलेंगे सर 2 तो पहले लिख दिया, हाँ तो 2 इन लिख सकते हैं या फिर 2 हेक्सिन लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्रोपाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल, यहाँ इथाइल है, 4 नंबर पर है, तो सर सारा क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि CH3OCH3, देखिए CH3OCH3 ये है, उसके बाद है CH3CH2OH, CH3CH2OH। अब यहाँ पर क्या है कि कैसा आइसोमर है, आइसोमर मतलब जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है। देखिए दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, दोनों का कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन ई वाला ग्रुप यदि कहीं दिखे तो हम इसको बोले थे ईथर बोलने, फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलेंगे ईथर, 10th में ही पढ़े हम लोग ये सब चीज़। और जहाँ पे OH दिखे एक साथ और इधर कार्बन ग्रुप हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, ROH, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो देखिए एक ईथर है और एक है अल्कोहल, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। पोजीशन आइसोमर होने के लिए पोजीशन अलग अलग होना चाहिए था, चेन आइसोमर होने के लिए कार्बन का चेन डिफरेंट होना चाहिए था। प्रोटोमर कीटो और इनोल के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके पास माइनस चार्ज होता है, ठीक है, जैसे NH3 के पास लोन पेयर है, Cl- के पास माइनस चार्ज है, H2O के पास लोन पेयर है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल होगा। जहाँ पे भी प्लस वगैरह दिखे ये सब न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जिसको क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करने का बात हो रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी होता है, रेजोनेंस इफेक्ट में भी होता है, हाइपर कंजुगेशन, डिस्टिलेशन में नहीं होता। डिस्टिलेशन तो प्रोसेस है ना, जिससे हम लोग अलग करते हैं किसी भी चीज़ को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब अलग करते हैं, तो अलग करने का बात तो हो नहीं रहा, यहाँ पे बात किया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट सब में होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इसको शॉर्ट में आई इफेक्ट बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट को R बोलते हैं या फिर M भी बोलते हैं, और हाइपर कंजुगेशन को H इफेक्ट बोलते हैं। तो ये सब इसमें देखा जाता है, डिस्टिलेशन में नहीं देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये शेप ध्यान रख लीजिए, ये कहीं पर भी दिखे तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो। अब टोटल कार्बन गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, तो ये आइसो हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसो हेक्सेन। देखिए नियो पेंटेन बोला है, तो नियो कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। अब हम हाइड्रोजन नहीं दिख रहे हैं, अब कार्बन से समझ जाइएगा नियो। देखिए ये वाला पार्ट कहीं दिखे तो हम लोग समझ जाएंगे कि नियो वाला पार्ट है, ये है नियो पेंटेन। आइसो पेंटेन क्या होगा, कार्बन कम कर दीजिए एक, एन पेंटेन क्या होगा, लगातार 5 कार्बन बना दीजिए, हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओजोनोलिसिस ऑफ इथीन। ये किसी का भी ओजोनोलिसिस बोले ना, इथीन मतलब क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इथीन का बोले किसी का भी ओजोनोलिसिस बोले तो जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ देना है, और तोड़ के क्या कर देना है, इसको डबल बॉन्ड O दे देना है, सेम इसी तरह इसको भी CH2 डबल बॉन्ड O दे देना है। अब इसको यदि आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, अब क्या आपको क्या लग रहा है, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं, हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से है। अब इसको क्या बोलेंगे, नाम है देख लीजिए, एक मॉलिक्यूल और एक दो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, एक कार्बन है तो इथेनॉल तो होगा नहीं, इथेनॉल एंड मिथेनॉल दोनों सेम है तो अलग अलग तो होगा नहीं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल है। देखिए मीथ क्यों बोले, क्योंकि एक कार्बन है, ध्यान से सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं। मीथ क्यों बोले, क्योंकि एक कार्बन है, ठीक है। एन क्यों बोले, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन। अब बोलिए डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन नहीं है। और ये जो ग्रुप होता है CHO ग्रुप जो होता है, इसको अल बोलते हैं, तो मिथेनॉल हो जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो गया, मिथेनॉल हो गया। प्रोपेनॉल होने के लिए 3 को कार्बन चाहिए। अगला क्वेश्चन है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इज और आर। एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, सबसे पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर मतलब एक प्लेन में आना चाहिए सब, ठीक है। फिर कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन का मतलब क्या, सिंगल डबल सिंगल, या फिर सिंगल ट्रिपल सिंगल, या फिर डबल, कहने का मतलब है यहाँ पे समझिए, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, इस तरह का होगा, ठीक है। लेकिन आपको ट्रिपल बॉन्ड जनरली देखने को नहीं मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, माइनस है ध्यान रखिएगा, डबल सिंगल लोन पेयर, इस तरह का कोई चीज़ देखने को मिले, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग। प्लेनरिटी होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इस तरह से, जैसे बेंजीन में होता है। कितना इलेक्ट्रॉन है, घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो घूमता कौन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 और 2 6, तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसको बोलते हैं हक्कल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब 2 6 10 14 18 ऐसे करके चलते जाना चाहिए। तो
तो ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपके पास डिहाइड्रेशन बोला है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी से बाहर निकालना है, डिहाइड्रेट कर देना है। इथेनॉल से पानी को बाहर निकालना है, ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ध्यान रखना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4। अब इसे पानी निकलेगा तो सोचिए OH और एक H बाहर हो जाएगा, तो क्या बचा? पहले देखिए CH3 था तो CH2 हो गया, फिर CH2 हो गया, मतलब C2H4 हो गया, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया इथीन। अभी देखे थे हम लोग C2H4, पहले क्या था? इथेनॉल, इथेनॉल से बना दिया इथीन। पूछ दिया इथेनॉल से इथीन किसे बना सकते हैं, तो याद रखना डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज करके। अगला क्वेश्चन क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन होता है? तो ध्यान रखना है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वैसा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने का कैपेसिटी हो। OH माइनस पहले से माइनस इलेक्ट्रॉन दे सकता है, NH2 इसके पास लोन पेयर है भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, CH3 हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इंडक्टिव इफेक्ट से भी दे सकता है, I से भी और H से भी। NO2 ध्यान रखना, इस तरह का बॉन्ड कहीं दिखे NO2 इस तरह से होता है, तो सिंगल के बाद डबल बॉन्ड दिखे जैसे CHO, COOH, सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इज। अल्काइल हैलाइड बनाना है, नहीं हायर अल्केन बनाना है अल्काइल हैलाइड से, तो RX से आपको यदि बनाना है तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, यदि RX को आप सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो होता क्या है कि जो X है वो अलग हो जाता है और सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेता है, ये दोनों आपस में मिल जाएगा और दोनों आपस में मिलकर बनाएगा RR प्लस 2NaX। बोलेंगे सर NaX लिखें, X दो बार नहीं लिखें? अरे गधा लोग, यहाँ पे 2 लिख दिए हैं तो कैसे लिखेंगे बार बार? 2Na था, X दो को था, तो 2NaX, एक Na इसके साथ, एक Na इसके साथ, 2NaX होगा ना, तो RR क्या बना? अल्केन। ये क्या था? अल्काइल हैलाइड। कौन सा रिएक्शन होगा? वुड्स रिएक्शन होगा। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये फिर समाप्त नहीं है, आपको इसी चैनल में इस तरह का और वीडियो मिलते रहेगा। इससे पहले का भी 2022 का जो मॉडल पेपर है उसका जो वीडियो है वो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।